तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन यानी होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन वो होता पूरे कंट्री में एक ही इलेक्शन होगा। देयर विल नॉट बी रिपीटेटिव इलेक्शन, देयर नॉट बी इलेक्शंस एवरी ईयर, देयर विल बी ओनली वन इलेक्शन वन टाइम इन 5 years इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। या 4 साल में होता, जैसे बेल्जियम जैसे वहां पर होगा 4 साल में कुछ होता है इलेक्शन शायद, तो वहां पर 4 साल में एक बार। समझ में? जो भी कंट्री में जितने भी टाइम में होता एक ही बार बार इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। फॉर एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम बोले वन नेशन वन इलेक्शन, अभी 2024 में क्या है? लोकसभा के इलेक्शन है। इन 2024 देयर विल बी इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो इलेक्शन रहेंगे उसके साथ में पूरे विधानसभा के इलेक्शन होंगे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के कंप्लीट इलेक्शन होंगे पूरे कंट्री में। देन देयर विल नॉट बी अगेन इलेक्शन इन बिटवीन 5 years पीरियड, उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखो ये न्यूज में क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्वाइट सीरियस अबाउट इट, बहुत सीरियस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सितंबर महीने में कमेटी स्टैब्लिश कर ली, रामनाथ कोविंद जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके अंडर में, और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स लिया उन्होंने। सीवीसी का मेंबर, इलेक्शन कमीशन, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको बोलते हैं, ज्यूरिस्ट हरीश साल्वे साहब, ऐसे काफी दिग्गज लोगों को उन्होंने लिया। किस चीज के लिए? एग्जामाइन करने के लिए, देखने के लिए कि भाई उसके लिए देश प्रिपेयर्ड है या नहीं है, वेदर इंडिया इज प्रिपेयर्ड और नॉट। इंडिया प्रिपेयर्ड है या नहीं वो देखने के लिए पूरा किया। और उसके लिए भाई हमारे को क्या प्रिपरेशन लगेंगी, क्या क्या हमारे को अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी के लिए, उसके मतलब रिसर्च के लिए बोला है देखने के लिए कि मतलब फिजिबल है नहीं है अभी, तो फिजिबल है तो कौन से साल हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखने, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर वन टाइम में वन इलेक्शन लेना इज विल बी अ वेरी बिग वेरी जायंट चैलेंज। यस और नो? इतने लोगों को एक बार इलेक्शन पे उतारना, वोटिंग के टाइम पे, एक ही टाइम पे विधानसभा लोकसभा का सबका एक ही साथ वोटिंग रखना, बहुत बोलते हैं इसको हैवी शेड्यूल रहेगा उस टाइम पे, और बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इसीलिए उसके लिए पहले कमेटी बैठ के पूरी प्रिपरेशन उसकी देखी जा रही। अगर मैं बात करूं कि इंडिया अकेला कंट्री है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं, ऑलरेडी देयर आर 3 countries in the world, there are only actually 3 countries in the world where simultaneous elections conducted। साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा के सेंट्रल और स्टेट के दोनों के साथ में। वो 3 कंट्री है, बेल्जियम, स्वीडन, साउथ अफ्रीका। बेल्जियम, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। चौथी भी बनने वाली थी, वो है नेपाल, लेकिन वो नहीं बन पाई। क्यों? 2015 में वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, 2015 में वहां नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वहां पर इशू हुआ था मॉइस्ट का और करंट की गवर्नमेंट का, उस टाइम के जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उससे इशू हुआ था। बाद में वहाँ सब इशू होने के बाद में नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया था कि देयर विल बी वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन जब वो इलेक्शन करने गए तो टाइम पे उनको ऐसा लगा कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है, तो उन्होंने बैकआउट कर लिया। जबकि इतना सा कंट्री है वो, इंडिया के कंपेयर में, इंडिया अगर इतना है तो वो इतना है, नॉट इवन लार्जर एज कंपेयर टू इंडिया वन स्टेट। फॉर एग्जांपल यूपी से भी बहुत छोटा है वो, यूपी से भी छोटा ही होगा, बराबर। तो इतना छोटा स्टेट तुम सोचो बैकआउट कर ले रहा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट के लिए, कोई चैलेंज है ही नहीं। इसीलिए क्या है, ये सबकी मतलब बड़ी बात है। अब बेल्जियम और स्वीडन को तो कंपेयर करना इंडिया के साथ में नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो भी बहुत छोटे छोटे देश है, वो कर भी रहे तो ठीक है, पॉपुलेशन भी कम, पॉपुलेशन क्या इंडिया की 10% भी नहीं होगी वहाँ, वो कर रहे तो इतना बड़ा इशू नहीं। उसमें लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है,
पॉपुलेशन भी कम है, ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत छोटी है, तो उसको और इंडिया को कंपेयर करना, एक्चुअली इट विल नॉट बी प्रोपोर्शनेट टू इंडिया टू कंपेयर विथ इंडिया. यस और नो? साउथ अफ्रीका को अगर हम कंपेयर करें, साउथ अफ्रीका में भी नहीं बैठता. इंडिया अगर फर्स्ट है पॉपुलेशन में तो वो साउथ अफ्रीका 24th है. फिर भी चलो आसपास तो है, कंपेयर तो करके देख सकते हैं. साउथ अफ्रीका सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहा, कोई डाउट नहीं. तो उससे हम लेसन्स लेके कुछ आगे बढ़ सकते हैं. अब बात आती है इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की, कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था. इसके पहले इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने यही सोचा था कि वन नेशन वन इलेक्शन ही करेंगे. कहीं मेंशन नहीं था, बट हमने सोचा था. इनफैक्ट 1967 तक के वन नेशन वन इलेक्शन ही था. सरप्राइजिंगली आपको मालूम नहीं होगा शायद. 1967 तक के क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन ही था. मतलब एक टाइम पे लोकसभा विधानसभा सबकी इलेक्शन, स्टेट्स के और सेंट्रल के सबके एक साथ इलेक्शन. लेकिन 1967 के बाद में वो ब्रीच हो गया, करना डिस्टर्ब हो गया, सब अलग अलग हो गया, इधर उधर. वो कभी ये हो रहा, कभी वो हो रहा. तो आज ऐसा इश्यू है कि इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में रहता. इलेक्शन मोड में रहता. ब्रीच ये कब हुआ था, जब 1959 में केरला गवर्नमेंट डिसमिस हो गई. केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिए थे बीच में से, तो रूटीन टूट गया. ऐसे फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के डिसोल्यूशंस हुए, बीच में प्रेसिडेंट रूल्स भी लगे थे, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, वो भी लगा था. उससे क्या हुआ, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया साइकिल. जो 5-5 साल की साइकिल है वो डिस्टर्ब. तो वो जो प्रॉपर था कि 1 to 5 years का जो था पीरियड, वो कोई अब किसी का डिस्टर्ब हुआ तो फिर वो 6 महीने के बाद हुआ, फिर वो 8 महीने के बाद हुआ. किसी का मिडिल वाइज डिस्टर्ब हुआ तो वहां से 6 महीने में इलेक्शन लेना पड़ा था. सब बातें करते करते क्या हुआ, हाँ वो हो गया डिस्टर्ब पूरा. तो ऐसा हो गया कि भाई साथ में इलेक्शंस रह ही नहीं थे. ऐसा नहीं है सब स्टेट में, कुछ स्टेट्स के है, पर वो पता था. अब देखो सबसे बड़ा इशू क्या आता जब हम बात करते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो पहले 20 सालों में 1967 47 to 67 जो 20 इयर्स हो गया ना पीरियड. 47 में इंडिपेंडेंस मिली, 1967 तक के जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे वही एक्चुअली लीडर्स थे. 20 साल तक के थे वो सब अलाइव. पर उसके बाद जैसा, हाँ लाल बहादुर शास्त्री पकड़ो, जवाहरलाल नेहरू पकड़ो, आप 62-63 तक के थे, बहुत सारे लीडर्स थे ना. तो वो तो थे ही लीडर्स. उसके बाद में इतने सारे लीडर्स थे, तो वो लोग ही लीड कर रहे थे कंट्री को. ये भी एक रीजन है कि प्रॉपरली सक्सेसफुली वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट भी हुआ. और मोस्ट ऑफ देम वर बिलोंगिंग टू दी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही थी पहले भी, कांग्रेस ही थी. तो कांग्रेस की लीडर्स थे, वो कांग्रेस ही ऊपर थी सबसे. और 1967 तक का तो वन पार्टी रूल चलता था इंडिया में, मैंने बताया भी. 19 वन साइड में कांग्रेस रहती थी. लोग वोट देते थे तो उनको सिर्फ एक ही चीज समझती थी, पंजा, इसको वोट देना. उनको समझता ही नहीं था कुछ, पंजा. उनको कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस क्या पंजा. यस और नो, बस पंजे को वोट देना है. मतलब कांग्रेस दिखा तो अपने को वोट देना है, ऐसा था. समझ में? बस कांग्रेस देख के अपन वोट देते थे, बाकी उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब. पर बाद में जैसा मैंने बताया ये साइकिल डिस्टर्ब हो गई. अब इसका ये भी मुद्दा आता कि भाई कई बार बोलते कि भाई इशू जब ऐसा भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बोली कि नेशनल पार्टी ने जानबूझ के, मतलब बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उसने जानबूझ के बोली कि हमारे को करना, ताकि वो ओवर पावर्ड करना चाहती है रीजनल पार्टी को, ऐसा बोली. क्यों? क्योंकि भाई सक्सेसफुल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. तो एक टाइम पे अगर एक इलेक्शन रहेगा तो ऐसा बोले कि भाई फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे अगर एक इलेक्शन है, अगर मोदी जी फॉर एग्जांपल कैंपेनिंग के लिए घूम रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंस काय पे हो जाएगा, विधानसभा में भी हो जाएगा. तो लोग क्या है, मतलब विधानसभा का सीएम का कैंडिडेट को ना उसको नहीं देखेंगे, वो किसको देखेंगे, मोदी जी को. क्योंकि मोदी जी घूम रहे पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए फॉर एग्जाम्पल.
ऐसे कहीं पे भी हो सकता, ऐसा सोचा था। बट ये बात में कितनी सच्चाई है, इंपॉर्टेंट वो है, ये ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि अगर अपन देखें जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का रूल था वन साइड 1967 तक के, उस टाइम पे बहुत सारे छोटे पार्टी बहुत बड़े बन गए, वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम। जैसे कि आप पकड़ लो तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो जो पीरियड था 20-30 सालों का, उसी में वो ऊपर आई है पार्टी, ये सब समझ में आया। 20-30 सालों के आसपास ही वो पीरियड बहुत ऊपर आए थे, अकाली दल। तो ये जो पार्टी ऊपर आए, तो इसमें क्या था, ऐसा नहीं है, इवन समटाइम रीजनल लीडर कैन ओवरपावर्ड दी नेशनल लीडर, ऐसा भी हो सकता है, रीजनल लीडर भी ओवरपावर कर सकता नेशनल लीडर, ऐसा नहीं है। और साथ ही अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, एक बात बताओ आपको, इंडियन वोटर इतने स्मार्ट है कि स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। They are able to differentiate between the state election and national election. For example, 2019 का पोल्स देखो, 2019 में जो इलेक्शन हुआ आप उसको देखो, 2019 की इलेक्शन। अब 2019 के अगर इलेक्शन देखोगे, उसमें सेंट्रल के लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके साथ में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, चारों स्टेट के इलेक्शन जो है वो लोकसभा के साथ हुए थे। अब उसका रिजल्ट क्या था, अब उसमें भी तो मोदी जी थे, उसमें भी बीजेपी थी, 2014 से बीजेपी, 14 में 19 में दूसरा टर्म था वो, अच्छा उनका भी एकदम माहौल बना हुआ था बीजेपी का, लेकिन क्या इन्फ्लुएंस हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे। एग्जांपल है वो, चारों में से सिर्फ एक ही स्टेट में बीजेपी आई पावर में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पावर में है ना, अरुणाचल प्रदेश में पावर में है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में तो एक सीट भी नहीं, आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है, सही है, तो ये बोलना सही है गलत है कि भाई नेशनल, अगर ऐसा हुआ तो कि भाई नेशनल पार्टी पूरे कंप्लीट टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं। एग्जांपल है 2019 पोल का, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, इतने स्टेट में सिर्फ मतलब कंप्लीट रूल कंप्लीट रूल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, जबकि नेशन में तो कितने अच्छे मेजोरिटी से जीती बीजेपी, बहुत अच्छी मेजोरिटी, फिर स्टेट में हुआ कि नहीं। तो इसीलिए ये अजम्पशन गलत है कि ये अजम्पशन कि भाई कि सेंट्रल का अगर भाई उनका अच्छा माहौल है, उनका नाम अच्छा है, वो पार्टी का एजेंडा अच्छा है, तो उससे स्टेट के इलेक्शन के एजेंडास पे या स्टेट पार्टीज पे, रीजनल पार्टीज पे ओवर शेडो कर सकते हैं, ये गलत बात है, ओवर पावर्ड कर सकते हैं, गलत बात है, टोटली रॉन्ग, टोटली इनकरेक्ट। यस और नो, ये समझ में आया आपको, ये तो प्रूफ है ये चीज का, ऑनलाइन आपको समझ में आया ही नहीं आया सभी को। तो ऐसा होता नहीं, इंडियन वोटर्स आर स्मार्ट इनफ टू डिफरेंशिएट, हमारे को इतना समझता कि स्टेट का एजेंडा क्या है, नेशनल का क्या है। भाई नेशनल में तो भाई कौन सा हमारे को पीएम चाहिए, स्टेट में तो हमारे को कौन सीएम चाहिए, इंडियन वोटर को समझता, उसके हिसाब से वोट देंगे। अगर ऐसा होता तो इस टाइम पे गड़बड़ हो सकती थी, बट नहीं हुई, समझ में आया, तो ये अजम्पशन गलत है। अब पार्टीज का क्या रहता, कैसे भी करके काड़ी करना, कोई भी काम गवर्नमेंट ने करी उसको रोकना, यानी कुछ भी करके बीच में टांग अड़ाना, ऐसी बात होगी, ऐसा गलत है। पार्टी शुड नॉट थिंक अबाउट दी पॉलिटिकल देयर पार्टी इंटरेस्ट, दे शुड थिंक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। उसको असली लीडर बोलते हैं। लीडर किसको बोलते हैं? तो क्या ये क्या कॉर्पोरेट कंपनी थोड़ी ना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कॉर्पोरेट कंपनी रहती है। कॉर्पोरेट कंपनी का काम है कि अपना फायदा देखो, कितना भी कुछ भी करो कंपटीशन, वो 10 में बेच रहा तो अपन 8 में, वो 8 में बेच रहा अपन 4 में फुकट में दे दो, टाइम पड़ा दो, बाद में पहले फ्री में बांटो, बाद में बेचेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का इसका रहता है क्या ऐसा काम? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है लीडर, दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, दे आर सोशल ओरिएंटेड, दे आर नॉट इकोनॉमिकली ओरिएंटेड बट दे आर सोशल ओरिएंटेड, सामाजिक तरीके के लिए। तो उन्होंने देश हित में सोचना चाहिए, पार्टी हित में नहीं सोचना चाहिए। तो पार्टीज का प्रॉब्लम क्या है, वो पार्टी हित में ज्यादा सोचते हैं। उनको डर लगता है कि हमारी सत्ता पे तकलीफ ना आ जाए, हमारी सत्ता पे, गलत है, समझ में? आज इलेक्शन कमीशन के हिसाब से
इंडिया में समझ लो आप 25% बोलते कंट्री डाटा है, 25% ऑफ कंट्री टेक पार्ट इन द इलेक्शन में सम और अदर पार्ट इन द नेशन एवरी ईयर। मतलब इंडिया का 25% हर साल इलेक्शन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता ही है पूरे इंडिया में, हर साल। मतलब 5 साल इलेक्शन चलते, हर साल 25% रहता ही रहता, कभी इधर 25%, कभी उधर 25%, कभी उधर 25%। मतलब सोचोगे पूरे एकदम अलर्ट मोड में रहता इंडिया, इलेक्शन मोड में। क्या रहता? इलेक्शन मोड में, इलेक्शन लड़ना, शांति से बैठते ही नहीं। फिर काम के ऊपर ध्यान रहेगा क्या? अरे इलेक्शन मोड में रहना बोले तो वही हो गया, फिर हारते जीतते उसके बारे में सोचते रहो। देश के बारे में कौन सोचेगा फिर? इसीलिए क्या जरूरी है? वन नेशन वन इलेक्शन। इवन लॉ कमीशन ने 1999 में इसको फेवर किया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको वन नेशन वन, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1999 में। उसने बोला है कि भाई लॉ कमीशन की रिपोर्ट में दैट वन नेशन वन इलेक्शन इज डिजायरेबल फॉर इंडिया। समझ में? जरूरी है और वो ला सकते हैं, लाएंगे। लॉ कमीशन का भी बोला। और भी फायदे से 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसका एग्जांपल बता, एक्सपेंडिचर कैसा होता। 2019 का एग्जांपल आप ले लो, 60,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। कितना? 60,000, 7 नहीं 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ मजाक समझ रहे हो? सिर्फ 2 से 3 महीने में, मतलब वो इलेक्शन का जो पीरियड रहता, वो गवर्नमेंट की तैयारी, प्री प्लानिंग, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, 60,000 करोड़। बहुत ज्यादा एक्सपेंस। ये पैसा किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का पर्सनल पैसा है क्या? पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, रेवेन्यू कलेक्शन का पैसा है, पूरा रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में खर्चा नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो 60,000 करोड़ 30,000 में हो सकता काम। मतलब अगर उसका निकालोगे तो खर्चा पूरे साल का, पूरे 5 साल में वही जो है उसका जो है आधे इसमें एक्सपेंडिचर पे आ सकता काम। मतलब वो सिर्फ 2019 का 60,000 करोड़, लेकिन जो हर साल बाकी इलेक्शन हो रहा है वो उसमें 60,000 नहीं लगेंगे। जिसमें पूरा लोकसभा का था तो उसमें भी एक स्टेट का मान के चलो 20,000, 15,000 करोड़, 20,000, 15,000 अंदाजा ऐसा भी पकड़ के चलो, लेकिन 1 लाख करोड़ के ऊपर खर्चा जाता पूरे 5 साल में इलेक्शन का। अब मैं बोलता 1 लाख करोड़ रुपए कितना हो गया? आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो सकता है? 1 लाख करोड़ सबको 1 लाख भी बांट दिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 1 लाख करोड़ के बजाय ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वन टाइम वन इलेक्शन हुआ तो क्या होगा? भले 60,000 लगेंगे, लेकिन एक ही बार में लगेंगे, फिर बार में नहीं लगेगा ना खर्चा। वन टाइम वो 60,000, 70,000 या 50 से 65,000 के बीच में मेरे को लगता हो जाएगा। 50 से 70,000 तो भी 30 से 40,000 करोड़ बचेंगे हमारे। 40-1,000 करोड़ रुपए बचे तो कितना बड़ा सेविंग हो गया। समझ में आया? अरे वो 40,000 करोड़ कहीं और यूज हो सकते ना। या 500 करोड़ के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितने हाथ पर जोड़ने पड़ते होंगे? पैसे नहीं गवर्नमेंट करते रहते। चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, कितना मशक्कत करनी पड़ती। 100 करोड़ का प्लान लाना है, कितनी मशक्कत रहती 100 करोड़ लाने के लिए। यहाँ इसी 30-40 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है अपना। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? समझ में आ रहा? इवन नीति आयोग ने बोला, ये हमारी जो पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक है इंडिया का, नीति आयोग का एस्टीमेट है अभी का जो कॉस्ट है इलेक्शन पे, पर वोटर पे 10 रुपए लग रहा है। एवरी वोटर 10 रुपीज। एक वोटर पे 10 रुपए ऐसा पकड़ के चलते, मतलब मल्टीप्लाइड अगर उसको करें तो एक वोटर पे कितना जा रहा बोलते 10 रुपए। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, साइमल्टेनियसली इलेक्शन कंडक्ट हुए लोकसभा के और स्टेट के असेंबली के, तो 5 रुपीज पे आ जाएंगे वो कॉस्ट। मतलब पूरे 5 साल का आधे पे आ जाएंगे। मतलब 1 लाख करोड़ अगर होता होगा एग्जाम्पल पूरे 5 साल में, तो कितने पे आ जाएगा? 50,000 पे। 1 20 होता होगा तो 60 पे आ जाएगा। बट मेरे को लगता है 60 के आसपास पूरे 5 का आ जाएगा।
कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब 96 10,000 रुपए पर वोटर से वो 10 रुपए पर वोटर का एक्सपेंस उसको हटा के 5 रुपए पर वोटर, मतलब एवरेज निकाला उन्होंने डिवाइड करके। समझ में ऑनलाइन क्लियर हो रहा सभी को? बाकी लोगों को हो रहा क्लियर? अनइंटरप्टेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंटरप्शन बहुत हो रहा है डेवलपमेंट में। कैसे? अब इलेक्शन मोड में रहने की वजह से क्या हो रहा, अलर्ट मोड में रहते हैं, उनका दिमाग पूरे 5 साल में कहाँ रहता? इलेक्शन में। लैंड एक्विजिशन करना है तो डरेंगे, अरे भाई वोटिंग नहीं मिलेगी। कुछ भी करना है प्रोजेक्ट तो डरेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस से वोटिंग नहीं मिलेगी। कुछ बिल पास करना है तो डरेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस से वोटिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि डर रह रहा, दहशत बनी हुई है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? और दूसरी बात कैसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता सुना होगा आपने। इलेक्शन जब डिक्लेयर तब लग जाता है, जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिव हो जाता। क्या हो जाता? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिव। उसमें क्या रहता, गवर्नमेंट नए पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती उसमें, क्योंकि भाई वो इसलिए नहीं ले सकती कि उसका लॉजिक ये है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लगा दे कि इलेक्शन के पहले नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट को लूट डालेंगी और क्या करेंगी, बार बार कुछ भी ऐसी फ्रीबीज वगैरह जैसा रहता, फ्री में ये बांटो, फ्री में वो करो, अनाज बांटो, ये करो, पूरा गवर्नमेंट को चूना लगा देंगी पार्टी। इसलिए डर के वो क्या बोला है कि भाई इसके पहले कुछ टाइम पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दो और उसके टाइम पे तुम नए पॉलिसी डिसीजंस नहीं लग सकते, जो पहले लिए वो पहले लिए। समझ में आ रहा? जो पहले लिए वो पहले लिए, इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब क्या हो रहा, हर साल 25% रनिंग, हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं लगी रहेगा। समवेयर और सम अदर प्लेस देयर इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर, यस और नो? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं रहेगा। उससे क्या हो रहा, नए पॉलिसी डिसीजंस लेते नहीं जम रहे। समझ में? नए पॉलिसी डिसीजन लेते नहीं आ रहे। अब इससे क्या हो रहा, फिर डेवलपमेंट हैम्पर हो रही। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज इट डेवलपमेंट इज हैम्परिंग, इट इज इफेक्टिंग द डेवलपमेंट निगेटिवली। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे पॉलिसी की, तुम कंटिन्यू इलेक्शन के बारे में सोच रहे। इससे फायदा क्या होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। तीसरी बात क्या आती, एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही बढ़ता, हमारी सिक्योरिटी फोर्स भी हमारी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती थोड़ी बहुत। क्यों? इलेक्शन के टाइम पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होती नहीं होती, सीआरपीएफ होती, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स भी होती। कहीं डिस्टर्बेंसेस हो गए वेस्ट बंगाल के जैसे तो वहां पर और भी ज्यादा होता। समझ में आ रहा? बराबर है, सीएपीएफ वगैरह को भी बुलाना पड़ सकता। तो अब इतना सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉयमेंट हो रहा, हर साल हो रहा है, एक ही बार में, एक बार का हो गया तो चलता, उनको भी कंसंट्रेशन नहीं करते, उनको भी फोन आ जाता, अरे इलेक्शन है इधर, शांति से बैठने की इलेक्शन है। देश की सिक्योरिटी रहेगी, बाकी सब रहेगी, नक्सलाइट को कंट्रोल करो, एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करो, क्या करो, इलेक्शन कंडक्ट करो। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एडिशनल काम है, हमें हमेशा का परमानेंट काम नहीं है ये। क्या कंडक्ट करना, लेकिन आज क्या हो रहा है, इसके वजह से करना पड़ रहा। रेगुलर वही मोड में, वो भी रेगुलर मोड में आ जा रहा है ना उससे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे इफेक्ट होता ही होता, इंटरनल सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं होता ही। इसका फायदा कौन उठाते? एक्सट्रीमिस्ट। उनको मालूम है इलेक्शन आ रहा है, चलो बिजी हो जाएंगे, यहाँ करते हैं, कौन सी टुकड़ी यहाँ से हटने वाली है, नई टुकड़ी हटेंगे, अब अपन सोचते कि यार ये टुकड़ी दूसरी आ जाएगी, ऐसा नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो ही जाती है, साइकिल डिस्टर्ब होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती उसमें, रहती क्या? तो इसका फायदा कौन उठाता है? एक्सट्रीमिस्ट, क्रिमिनल्स। उनको मालूम है इलेक्शन के इसमें जब बिजी रहते तो उनका ध्यान पूरा कहाँ रहता? इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन यानी मजाक नहीं है, इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्शन? इलेक्शन इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। त्योहार माना जाता लोकशाही का,
फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. Election is the ritual of, if we consider, for example, if we consider democracy a religion, then election is a ritual. Yes or no? Election commission is a priest. ऐसा मैं बोल सकता हूँ. If democracy is a religion, for example, then election is a ritual, and election commission is a priest. ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. तो इस टाइप से वो इलेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है, तो उसको क्या रहता है, फिर इतना सीरियसनेस लाना पड़ता सिक्योरिटी को, तो वहां से वहां शिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होता, हर साल यही होता. हॉर्स ट्रेडिंग यानी क्या होता कि भाई तुम इसका खरीद लो एमएलए, तुम इसका एमपी खरीद लो, ये पार्टी का वो पार्टी में, यार कि हर साल ही चल रहा. पार्टी काम छोड़ डालती डेवलपमेंट रूलिंग पार्टी, वो क्या दिमाग लगाती रहती कि इसके एमपी को खींचो, इसके एमएलए को, जो अपोजिशन पार्टी उसके एमपी, उसकी सरकार गिराओ, इसकी सरकार गिराओ. वो इलेक्शन मोड में रहते हो, काय में रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन दी इलेक्शन मोड. समझ में? इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग भी कम हो जाएंगी इससे. इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग. हॉर्स ट्रेडिंग भी कम हो जाएंगी, डिफेक्शंस कम हो जाएंगी. क्योंकि क्या, एक बार इलेक्शन हो तो भूल जाता कोई, फिर ऐसा लगता है यार काम धंधे पे लोग अब जो 5 साल के टाइम पे देखेंगे. अब हर साल ही हो रहा तो इंसान क्या सोचता, अरे अगले साल अब देखते हैं, इस साल क्या ऐसा होगा, अगले साल देखते हैं, फिर बोलता अगले साल देखते हैं. वो उसी में लगे, रैली प्रोटेस्ट बंद हर पूरे साल भर चलते रहता. क्योंकि उनको अपना सिक्का जमाने के लिए अपोजिशन पार्टीज को प्रोटेस्ट करनी पड़ती, कुछ भी मुद्दे को उठाते रहना पड़ता. अब हर साल इलेक्शन रहता तो हर साल ही मुद्दे उठाते रहते, जबरदस्ती इररिलेवेंट मुद्दे, हर इररिलेवेंट मुद्दे. क्योंकि उनको मालूम है यार अगले साल इलेक्शन है, आज ये उठाओ, फिर उसके अगले साल इलेक्शन है, ये उठाओ, उसके अगले साल इलेक्शन है, ये उठाओ. इससे क्या होगा, प्रोटेस्ट, बंद, स्ट्राइक, एजिटेशंस जो अननेसेसरी है वो भी कम हो जाएंगे. सही है नहीं? फ्री बीस का कम होगा. फ्री बीस का तो मैंने पूरा एक लेक्चर दिया, फ्री बीस पे तो पूरा. फ्री बीस यानी क्या, टीवी ले लो, किराना ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज किराना ले लो, फिर निकालते हो पैसा कहाँ से, इलेक्शन जीतना पूरा वसूल करते हो. आपने को लगता है देखो कितना दानवीर है, सब दे रहा, अनाज दे रहा, ये दे रहा, सब दे रहा. अरे भाई घर से कोई कुछ नहीं देते रहता, उनका पूरा टारगेट रहता. उनको मालूम रहता भाई सूद के साथ निकालेंगे अपन जब इलेक्शन जीत जाएंगे. फिर वो कॉन्ट्रैक्टरों को बोलते हैं चल पैसे रख, कॉन्ट्रैक्ट वाला रे सर पिछले बार इतने % अनाज किसने दिया था भाई. अरे भाई वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे से लेंगे कब अनाज के पैसे, वो बोलेंगे अनाज के पैसे सर मेरे से लेंगे, आप तो खुशी से बांट रहे थे. चल सब छोड़, पैसे निकाल, वसूली पूरे वसूली करते, पूरे रिकवरी करते हो. समझ में? छोड़ते थोड़ी ना. बीच में लैपटॉप बांट रहे थे तमिलनाडु में, लैपटॉप, अच्छा हद हो गई यार, तो लैपटॉप बांट रहे. कभी बोलेंगे बाइक बांटेंगे, कभी बोलेंगे साइकिल, ऐसा लैपटॉप बांटा हुआ है यार. टीवी बांटी, मिक्सर लेडीज को खींचने के लिए मिक्सर, हाथ दुखाने की जरूरत नहीं, मसाले मिक्सर ले लो. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे तुम बच्चों को लैपटॉप दे रहे, उनको लैपटॉप चालू करना नहीं आ रहा बच्चों को. पहले एजुकेशन दो मिनिमम, है कि नहीं? बड़े बड़ों को जम नहीं रहा है लैपटॉप, मालूम है? सही है कि नहीं है? वो की क्या देखना, वो का सीरीज चल रही है कि नहीं है? तो क्या करना जरूरी है, ये सब चीजें बंद करना जरूरी है. कैसे बंद होंगी? क्योंकि ये चीजें हम लोगों को सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये हमारे ही पैसे से हमको ही देते हैं. बट वो ऐसा है कि वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट के लिए, उसमें तुम्हारे को स्पेसिफिकली तुम्हारे को पर्सन मिल जाता हो. पर ये चीज समझ जाना कि वो जो दे रहे हैं वो पूरी कसर निकालते बात, छोड़ दे तो कोई नहीं. अब उसके ऊपर मैं बोलता हूँ चैलेंजेस की बात करते हैं. ये हो गया फायदे, ये फायदे सब बताया मैंने, अच्छे मेरिट्स एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए. अब हम देखेंगे उसके चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है. उसके सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, मेंस में 100% मेन सेंटर में आपके पूछ ही सकते हैं, whether the simultaneous election, the conduct of the simultaneous election, the process of the simultaneous election violates the principle of federalism. What do you understand by the term federalism? पहले तो ये बताना पड़ेगा. फेडरलिज्म यानी सेंट्रल स्टेट दोनों की पावर्स अलग अलग, अपने अपने इंडिपेंडेंट राइट, सेंट्रल के अलग है, स्टेट के अलग है,
स्टेट की पावर्स अलग है, सेंट्रल की पावर्स अलग है, सेंट्रल की पावर ड्यूटी अलग है, स्टेट की ड्यूटी अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर, सिंपल सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे लिस्ट है 7 शेड्यूल में, क्या है 7 शेड्यूल की लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट कॉन्करेंट, मतलब सेंट्रल को दिया हुआ है कुछ दायरे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये चीजों में आप काम कर सकते हैं। स्टेट को दिया जैसे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, बाद में डाला था एजुकेशन शायद उसमें कॉन्करेंट में किया, क्या पता। तो ऐसा मतलब बोले ना कुछ कुछ अलग अलग सबके दायरे बने हुए हैं। फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल में डाला हुआ है, डिफेंस सेंट्रल में डाला हुआ है, समझ में ऐसे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बोलेंगे इसको, सबकी अपनी अपनी। सेंट्रल स्टेट के बीच में आ सकता है क्या? लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस केस में नहीं आ सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। या स्टेट सेंट्रल केस में जा सकता है क्या? फॉरेन अफेयर्स केस में इन्वॉल्व करता है? नहीं कर सकता। वो बोल सकता है मैं मेरा डिप्लोमेट भेजूंगा? नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, 7 शेड्यूल का वायलेशन होगा, समझ में? तो इंडिया जो है, जो अलायंस है कई पार्टीज की, नहीं कांग्रेस लेड बाय कांग्रेस, बाकी सब, तो ये जो है इनका बोलना है कि ये वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। मतलब इनका बोलना है कि स्टेट के पावर में एंक्रोचमेंट होगा, पर ये गलत है, 100% गलत है। So long as there will be elected state government, so long as there will be separate power of state government, there will be separate duties and powers lie with the state government. There will be the separation of power theory. There cannot be violation of the principle of federalism. Principle of federalism कब violate होता? जब राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, unnecessary इमरजेंसी लगा देते स्टेट्स में, तब होता ही है, क्योंकि वन सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा रूल आ जाता। लेकिन ये रूल का थोड़ी ना है बात, ये तो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो तो पब्लिक के ऊपर है ना, जिसको चुन के देना है, ये तो वोटर्स डिसाइड कर रहे हैं ना। मुद्दा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है या नहीं है, इलेक्शन बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, इलेक्शन नहीं होने दे रहे स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन नहीं होने दे रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल रहा है जो सेंट्रल में आएंगे वही पकड़ लो इसको, तो वो गलत है। मतलब सेंट्रल ने कभी ऐसा बोला कि नहीं अब चलो एक ही वन नेशन वन इलेक्शन लेते हैं, सेंट्रल में जो है वही स्टेट में, फिर ये गलत है। ये क्या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन ये है क्या भाई, स्टेट के इलेक्शन अलग है, सेंट्रल के अलग है, बस एक ही टाइम पे ले रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए जब तक के नेशनल गवर्नमेंट अपनी इलेक्टेड अलग है, सेपरेट है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी इलेक्टेड अलग है, तब तक के उसको फेडरलिज्म का वायलेशन नहीं हो सकता। मतलब ये आपको इंटरव्यू के लिए ओपिनियन समझ में आ गया? इफ इंटरव्यूअर आस्क यू वेदर वन नेशन वन इलेक्शन विल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, तो देन यस और नो? नो, 100% नो, 100% अनजस्टिफाइड है वो यस बोलना। वो सिर्फ कुछ भी मुद्दे उठाने के लिए उठाने वाली बात है कि ये दबाने को देख रही स्टेट को, एनकरेज करने को देख रही स्टेट को, बट ऐसा नहीं होता। फिर जो पास्ट स्टेट में, जैसा आपने बोला, पास्ट स्टेट में हुए तो कहाँ हुआ? सब तो बराबर से हुआ, सब तो बराबर से हुआ, तो ये गलत बात है। अब क्या है, अब एक पॉलिटिकली एंगल से अगर मैं बताऊं, अब उनका ऐसा बोलना है कि अपोजिशन पार्टीज एडवांटेज लेंगी, किसका? पॉलिटिकल एडवांटेज लेंगी भाई मोदी के इमेज का, सक्सेसफुल गवर्नमेंट स्कीम्स का, बट ऐसा नहीं होता। लेना तो 2019 में तो हुआ नहीं फायदा, फिर अब क्या होगा फायदा? तो ये बोलना मेरे को लगता नहीं कि जस्टिफाइड है। और तुम इतना टॉल क्लेम्स कर रहे हो, योर टॉल क्लेम्स कि भाई हम ऐसे, बीजेपी ने ऐसा करी वैसा करी, अगर ऐसा है तो फिर काय को लोड ले रहे, होने दो इलेक्शन, दो हाथ हो जाए, है कि नहीं? एक ही टाइम हम या तुम, ऐसा है कि नहीं? ऐसा बोलना चाहिए, लोड काय को ले रहे फिर? तुम इतना बोल रहे हैं, हो सकता है तुम ओवर पावर्ड कर लोगे उन पर, अगर तुम्हारे को इतना भरोसा है तो अपने नसीब पे और अपने गट्स पे, फिर भी इतना लोड ले रहे। इसका मतलब तुम्हारे क्लेम्स में तुम्हारे में दम नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है कि नहीं है? वो बात एक पॉलिटिकल एंगल से बताएं, वो बात गलत है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रहेगा जेन्युइन चैलेंज, ये जेन्युइन चैलेंजेस है कि भाई लॉजिस्टिक्स उतना इलेक्शन कमीशन के पास में है क्या? 140 करोड़ की आबादी के देश में एक टाइम पे सबका इलेक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल का इलेक्शन रहता तो पूरे एंगेज हो जाते वो लोग। अब इसमें इतनी उनकी तैयारी है क्या, उतने वो ट्रेंड है क्या उनका पर्सनल कि एक टाइम पे इतना बड़ा मैनेज कर सके? 2-3 महीने का शेड्यूल जो रहेगा, 2-3 महीने में सब खत्म करना पड़ेगा, कर पाएंगे क्या? ये चैलेंज है।
लोकसभा के लिए तो 3 से 4 महीने लगते हैं इलेक्शन के लिए। वही तो बोला 2 से 4 महीने का जो पीरियड है इसमें वो कंटिन्यू पूरा इलेक्शंस कवर कर पाएंगे क्या, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लानिंग पूरी है क्या, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट सबको करनी पड़ेगी। पब्लिक का भी अब करना है, उसके लिए तो अपने को पब्लिक का माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा, वो चीज का कंसेंसस तैयार करना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस रहने चाहिए उसमें, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका जो रूलिंग का पार्टी सबका एटलीस्ट उनका तो चाहिए मिनिमम, सबका ही चाहिए पर उनका तो मिनिमम पूरा 100% चाहिए कंसेंसस, सपोर्ट चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए इलेक्शन, है कि नहीं। तो फिर वो डेमोक्रेसी को फिर मजाक बन जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा उसमें इलेक्शन में। लॉजिस्टिक प्रिपरेशन पूरी करके रखनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट की तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी, क्या खर्चा आता क्या नहीं आता सब कुछ क्लियर, बहुत प्लानिंग से प्री प्लान तरीके से हमको ये हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर। और अल्टीमेटली साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो प्रोसेस है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी लाए स्टेट और सेंटर के, तो उसके लिए रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? स्टेट की भी रेटिफिकेशन, तो अल्टीमेटली उनकी तो परमिशन आएंगी, तो वो प्रोसेस से होना चाहिए पूरा, क्योंकि उनके रेटिफिकेशन के बगैर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी नहीं, क्योंकि प्रोविजन है इलेक्शंस का, इलेक्शन का प्रोविजन स्टेट और सेंट्रल को दोनों को कंसर्न करता, तो उसके अंदर क्या है, स्पेशल अमेंडमेंट होंगी, स्पेशल मेजोरिटीज अमेंडमेंट होंगी, आर्टिकल 368, तो उसके अंदर स्पेशल मेजोरिटीज होंगी, और वो भी कौन सी, विथ हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, तो उसमें स्टेट का चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर वो चीज हो गई पास, तो समझ लो सबका सपोर्ट है। ये है वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक।